हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये आपकी 2015 का क्वेश्चन पेपर है, या हम ये कहें ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी 16 फरवरी 2016 को। ठीक है, इसमें आपके जो क्वेश्चन बने हैं हम उन्हें देख रहे हैं। पहले देखेंगे जो आपकी बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ या शिक्षा शास्त्र, या ऐसे ही हम कह देते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, इससे 30 क्वेश्चन आते हैं। पहले हम इन 30 क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन बना है वो इस प्रकार बना है। इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, वैसे डिसलेक्सिया की जब हम डिसेबिलिटी पढ़ते हैं ना, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, तो डिसलेक्सिया की विशेषता होती है कि ये रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, रीडिंग डिसेबिलिटी, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं पढ़ने संबंधी अक्षमता। पढ़ने संबंधी अक्षमता। ठीक है, हालांकि हम ये पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होती है, तो वो डिसलेक्सिया होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम मस्तिष्क की संरचना की बात कर रहे हैं तो इसमें होता क्या कि जो शब्द होते हैं या जो अक्षर होते हैं या जो वर्ण होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में इनमें हम क्या नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, पढ़ने में हमें जो भी अक्षमता होती है ना, तो हम शुद्ध पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से कहते हैं इसे डिसलेक्सिया। ये विशेषता है NCERT की बुकें पढ़ेंगे ना, उनमें दे रखी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि फिल इन द ब्लैंक्स है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो वो 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें रखते हैं, इन्हें मेंटल रिटायर्ड बोलते हैं बच्चे। ठीक है, जब आप टर्मन की सारणी पढ़ेंगे ना जो बुद्धि चैप्टर में, तो ये बताते हैं कि जिनकी 70 से कम बुद्धि लब्धि होती है वो मेंटल रिटायर्ड होते हैं। इनकी संख्या होती है वो 2% होती है। ठीक है, साथ ही साथ और भी ध्यान रख सकते हैं। चलो आगे आएगा तब बता देंगे क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों में अमूर्तमान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता कहलाती है। तो उसे कहते हैं हम प्रतिभाशाली बच्चे, यानी जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी बात करते हैं। हालांकि हम ये बात करते हैं जब टर्मन की हम सारणी पढ़ेंगे ना, ये बुद्धि चैप्टर में ही है, तो ये कहते हैं कि जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है ना, यानी IQ, तो वो सभी प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो उन्हीं में ये अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 नंबर पूछा है कि तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो उन्हें डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, यानी रक्षात्मक यांत्रिकता, या जैसे हिंदी में वो इंग्लिश में बोले तो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म है ये विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा आपने, या आपने प्रतिगमन पढ़ा होगा, यानी प्रतिगमन का निर्माण। ठीक है, और क्या होती है, इनके अलावा तादात्मीकरण हो गया। ठीक है, और क्या आते हैं, तादात्मीकरण हो गया, जिसे हमें आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। और क्या हो गया इनके अलावा, जैसे कि विस्थापन, प्रतिगमन, तादात्मीकरण, और एक तरह से मना करना, यानी डिनाइल। एक सेकंड ये चल नहीं रहा पेन, यानी मना करना। ठीक है, और भी होते हैं, जैसे मना के अलावा ये यहाँ पर चल नहीं रहा है, क्या चक्कर है, एक सेकंड, जैसे मना करना, और भी शब्द आते हैं। ये सभी अप्रत्यक्ष विधियां कहलाती है। ठीक है, और प्रत्यक्ष में आती है जैसे समस्या समाधान विधि आ गई, और अपने लक्ष्य का विस्थापन आ गया। वो 4 प्रकार अन्य होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लेकिन हमें अप्रत्यक्ष बताना था। और या हमें जैसे कैसे तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कौन से होते हैं, तो जैसे विस्थापन, प्रतिगमन, तादात्मीकरण, मना करना, और भी अन्य होते हैं, लेकिन ये बहुत है समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। यानी इसमें बताना निम्न में से कौन सी है जो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, यानी जो वंचित बच्चे होते हैं ना, जिन्हें अलावान्वित बच्चे बोलते हैं। तो ये उनकी बात कर रहा है, तो हम कहेंगे इनमें से उनकी विशेषता नहीं है, तो हम कहेंगे
रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। ये सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होता है, जो सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी विशेषता है ना, ये आपके वंचित वर्ग के बच्चे वाले होते हैं ना, वंचित वर्ग के बच्चे, ये उनकी विशेषता होती है। जो विशेषता नहीं होगी वो हो जाएगी 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी होता है, तो विद्यार्थी होता है वो एक आश्रित चर होगा और स्वतंत्र चर होगा वो आपका यहाँ पर टीचर होगा, और जो आपका मध्यस्थ होगा इसमें आपका एक तो करिकुलम शब्द यूज किया जाता है, या इसकी जगह में जो हिंदी में कहें तो इसे एक तरह से पाठ्यक्रम कहेंगे, ठीक है। और इसकी जगह पे एक अन्य शब्द लिया जाता है हस्तक्षेप, तो ये भी ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा गया है आरपीएससी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है, इनमें से बता रहा है। तो देखो योगात्मक तो होता है, जैसे सुमेलेटिव या इसे ही हम कह देते हैं, चलो ठीक है योगात्मक सही है। बाकी निर्माणात्मक इसे फॉर्मेटिव बोल देते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन मानक नहीं बोल सकते, यानी नॉर्म्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनके अलावा मूल्यांकन के प्रकार में एक आपकी CCE आ जाती है, जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं, ठीक है। इनके अलावा अन्य चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे आपने सुने होंगे मानक संदर्भित मापन, ठीक है। और एक और होता है, एक तो मानक हो गया संदर्भित मापन, एक और अन्य होता है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैंने जो बताया है वो ये आपके मूल्यांकन के प्रकार ही होते हैं एक तरह से, जैसे योगात्मक और आपका निर्माणात्मक, CCE, मानक। ये मानक जैसा ही एक और होता है शब्द, वो भी आपके आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि NCF 2005 बल देता है किस पर, तो हम कहेंगे लर्निंग बाय डूइंग पर कह सकते हैं, बल देता है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें से हो जाएगा C नंबर, शिक्षण अनुभव, क्योंकि जो त्रिकोण की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें चलती हैं, एक तो आपके शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव, तीसरा है मूल्यांकन। इस प्रकार ये त्रिकोण होता है, यानी त्रिभुज सा बनाकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा, जो इससे संबंधित नहीं है, यानी हम कहेंगे जो शिक्षण इसमें नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है, ये बात सही है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त होता है, ये भी बात सही है। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, तो हमें इसमें से गलत बताना था, वो यही हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है कि समस्याओं का हल है वो अभ्यास में तो लाया जाता है, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ये वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि मूल्यांकन किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि RT एक्ट, ये बोलेंगे RT एक्ट 2009, इसमें कहा गया है कि 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे कितने होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि 45 घंटे होने चाहिए, प्लस इसमें आपकी जो तैयारी का समय होता है तो वो भी इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है आपके आरपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास है कितनी उम्र की आयु में हो जाता है, यानी एक तरह से वर्ष बतानी है कितनी वर्ष में, तो हम कहेंगे ये करीबन 9 वर्ष तक या 8 से 9 वर्ष मान सकते हैं, ठीक है, हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है। इसी में होते हैं तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण करने की शक्ति का विकास। तो मैंने बता दिया है ये 9 वर्ष ना होगा 11 वर्ष होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, तो ये ऑप्शन दे रखी ना, ये सभी हो जाएंगे। जो हमारा स्नायु मंडल होता है ना, जो हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ये भी इंक्लूड रहता है। जो हमारे जो फिजिकली डेवलपमेंट होता है उसका क्षेत्र माना जाता है, और ये भी मांसपेशियों में वृद्धि होना ये भी माना जाता है। और जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, इनका भी रोल रहता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सभी का रोल रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जब विकास और हम कह सकते हैं विकास और आपकी वृद्धि चैप्टर पढ़ते हैं, विकास एवं वृद्धि, तो ये उसी में विशेषताएं दे रखी है और वो सभी इसमें डाल दिया ऑप्शन में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? तो ये आपके रॉस ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हालांकि इसमें और भी कथन दे रखे हैं, जैसे वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ ये कहते हैं कि वातावरण में भी सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को कह सकते हैं जीवन आरंभ करने के लिए समय से प्रभावित करते हैं। ये तो आपके वुडवर्थ का कथन है, किसको? वातावरण को लेकर। और एनास्टेसी, ये है ना एनास्टेसी, इसका कहना ये था कि वातावरण वह हर वस्तु है जो वस्तु के पितरकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों की भी वातावरण से संबंधित स्टेटमेंट है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट है वो केवल रॉस से संबंधित है कि वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। तो हम इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, जिसे बोलते हैं अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जब आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा मैं बता दूं, थॉर्नडाइक के एक तो 3 तो मुख्य नियम थे, आपने पढ़े होंगे पीटीए के नाम से, और साथ ही साथ 5 गौड़ नियम थे, जिनमें एक नियम आता था सादृश्यता का नियम। ये पढ़ा होगा सादृश्यता का नियम। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये है ना कहने का मतलब मेरा ये है कि अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है ना, इसका ये विस्तारित रूप ही था एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए बताया ये। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो जैसे समानता, ये तो होता है, प्रत्यागमन ये भी होगा, ठीक है, और भिन्नता ये भी होगा, लेकिन मोटिवेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समानता का मतलब ये है कि जैसे पेरेंट्स के जो गुण हैं बच्चों में समान आए, या जैसे पेरेंट्स है वैसे, उसे तो समानता का कहेंगे। भिन्नता का मतलब भिन्न गुण वाला है। प्रत्यागमन का मतलब होता है विपरीत गुण वाले, जिसका एग्जाम्पल ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिएगा पेरेंट्स प्रतिभाशाली हैं दोनों, लेकिन उसका मंद बुद्धि वाला बच्चा पैदा हो जाए, तो वो प्रत्यागमन का उदाहरण हो जाता है। तो ये वाली क्वेश्चन है ना बन जाते हैं। तो ये सभी है ना वंशानुक्रम के जो नियम होते हैं ना, उनसे संबंधित पूछे थे। तो ये 3 हो गए थे, ए बी सी, और जो डी वाला है वो मोटिवेशन है, वो वंशानुक्रम के नियम से संबंधित नहीं है। यही पूछा था कौन सा नियम नहीं है, तो वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स की अवस्था तक बालकों की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों पूर्ण विकसित हो जाती हैं या हो चुकी होती हैं, तो वो कितनी उम्र तक? तो हम कहेंगे 8 या 9 वर्ष तक हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालक को नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था की उम्र होती है ना, उसमें होता है ये ऐसा काम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसकी उम्र 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है। तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है इंग्लिश में, अप्लाइड टू द क्रिएट वर्ल्ड। ये वाला शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी बच्चे इसमें घूमने लगते हैं, यानी अकारण है, यानी उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, फिर भी घूमते रहते हैं। और बहुत सारी विशेषता है, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बताई है, लेकिन ये विशेषता को लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन बना दिया है। यानी नई खोज और घूमने की प्रवृत्तियाँ अधिक बढ़ जाती हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक होगा? तो देखो इन्हें विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने बांटा है, जैसे थॉमसन हो गया, उसने अलग प्रकार से बांटा है। ठीक है, गैरेट ने अलग प्रकार से बांटा है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बांटे हैं। जैसे जो अर्जित होते हैं, एक जन्मजात होते हैं। तो जन्मजात में तो आपका भूख आ जाएगा और विश्राम भी आ जाएगा, लेकिन जो आपके अर्जित होते हैं ना, वो होते हैं जैसे रुचि और पुरस्कार। इसका मतलब बी और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है, वो किस प्रकार की? ये ज्ञानात्मक से भाग से संबंधित होती है या भावात्मक से, या दोनों से? हम कहेंगे ये भावात्मक से संबंधित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का फिल इन द ब्लैंक्स पहलू है, तो हम ये कहेंगे जो भी चिंतन होता है वो हमारा मेंटली होता है, यानी ज्ञानात्मक भाग से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, तो हम सीखते हैं इसे पारस्परिक अनुकूलन, जिसे हम कह रहे हैं ट्रेडिशनल अकोमोडेशन, या हम इसे कह सकते हैं क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। कंडीशन थ्योरी ये किसकी है समझ रहे हो ना? ये आपकी हो जाएगी पावलो से।
जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे वो वाले हैं, ठीक है। यानी ये संकेत अधिगम है ना, जिसे कह रहे हैं आप इंग्लिश में सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग की बात करते हैं, रॉबर्ट गेरी नाम सुना होगा आपने। तो रॉबर्ट गेरी ने सीखने की पदानुक्रम दी थी, तो उसमें 8 स्टेप थे, SSC वर्सेस DCRP। यानी ये स्टेप है, जैसे पहला है सिग्नल लर्निंग, दूसरा है आपका SR लर्निंग जिसे कह सकते हैं सिंबॉलिक, ठीक है। तीसरा है आपका चेन, चौथा है वर्बल, पांचवा है डिस्क्रिमिनेशन, पांचवा है कॉन्सेप्ट, पांचवा हो गया, छठवा हो गया कॉन्सेप्ट, सातवां हो गया रूल, और लास्ट में होती प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये पहला स्टेप ना यही पूछा है, ये आपके कहीं ना कहीं पावलर से संबंधित है, ठीक है, जिसमें आपके जो उद्दीपक होता है और आपकी जो अनुक्रिया होती है उसमें संबंध स्थापित करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसी से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये 8 स्टेप है, ये सीखने के पदानुक्रम ही है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उनमें एक क्वेश्चन और बनता है कि निम्नतम कौन सा भाग होगा और उच्चतम कौन सा भाग होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, निम्नतम भाग होगा वो सिग्नल लर्निंग होगा, जो उच्चतम होगा वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो हम कहीं सभी प्रकार से पाए जाते हैं, चाहे बुद्धि हो, चाहे आपकी एटीट्यूड हो, चाहे आपकी जो मोटर एबिलिटी होती है वो भी हो, सभी में कह सकते हैं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो हम कहेंगे इसके लिए तो आपको समस्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था किसने, तो ये सिंबल है टर्मन ने किया था। टर्मन ने क्या किया था 1916 में जो आपका IQ का जो सूत्र होता है ना, MA/CA मल्टीप्लाई 100, ये वाला सूत्र दिया था। शुद्ध रूप तो यही शुद्ध IQ का सूत्र है वो यही कहलाता है, क्योंकि इससे पहले तरह वो पॉइंटों में आती थी बुद्धि लब्धि निकल के, तो उन्होंने इसमें 100 छोड़ दी थी, यानी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया था, इस वजह से ये शुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो ये कब दिया था 1916 में, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है, यानी हम कर सकते हैं ऐसे। तो वो हो जाएगा आपका सतही, यानी बाहरी चीज़ों को देखकर, जैसे कि हम ये पर्सनैलिटी चैप्टर से पूछा है, पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का शाब्दिक अर्थ देखेंगे ना, हालांकि इसमें पर्सनैलिटी का मुखौटा भी निकल के आता है, लेकिन हम ये कहते हैं जो भी हमारी बाहरी कह सकते हैं, चाहे वो हमारा एटीट्यूड हो या रुचि हो या इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके आधार पर हम वर्णन करते हैं, वो सतही माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है इनमें, तो हम ये कहेंगे जैसे जैसे स्वस्थ वातावरण है ना, ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन दे रखे ना, जैसे सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, ये तीनों कारक है वो आपके एक पिछड़ेपन के कारण माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो वो आपके हिप्पोक्रेटस ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी केटल ने तो आपके केटल ने कह सकते हैं, तो इन्होंने बांटे थे, एक तो सतही और सतही दृष्टि से, और एक था आपका मूल दृष्टि से, ठीक है। 2 प्रकार बांटे थे। बाकी सेल्डन ने तो आपके 3 एंडो, मीजो और एक्जो, यानी एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्जोमॉर्फिक। बाकी हिप्पोक्रेटस ने शरीर के जो द्रव्य के आधार पर प्रकार बताए थे, वो प्रकार इस प्रकार थे। इन्होंने जो प्रकार बताए थे, 4 प्रकार बताए थे, वो नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी बता दूंगा। एक तो होता है फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक जिसे हिंदी में कहते हैं हम कप। सेकंड होता कोलेरिक, जिसे बोल देते हैं आप हिंदी में बोले तो पीला पित्त। एक है 3 नंबर पे बांटा था, वो था आपका मेलेनकोलिक, मेलेनकोलिक इसे बोलते हैं काला पित्त। नंबर 4 था वो था आपका, जिसे बोलेंगे सैंग्विन, और सैंग्विन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम कह सकते हैं हिंदी में रक्त पित्त, ठीक है। तो ये आपके 4 बताते हैं। हिप्पोक्रेटस ने शरीर द्रव्य के आधार पर बांटे थे, सेल्डन ने ये 3 प्रकार बताए थे, और केटल ने ये बताए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका किया था स्पीयरमैन ने 1904 में। दो या टू फैक्टर थ्योरी दी थी, जैसे कि जिसमें एक तो जी कारक होता है सामान्य कारक, एक विशिष्ट यानी एस कारक, जी और एस, लेकिन बीच में एक और ग्रुप फैक्टर जोड़ दिया था। ये क्वेश्चन है आपके पीटीआई में पूछा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसने थ्री फैक्टर थ्योरी भी दी थी, यानी टू फैक्टर तो है ये वाली, लेकिन थ्री फैक्टर भी दी थी। ये आपके पीटीआई में क्वेश्चन में पूछा गया था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो वो रहेगा उपलब्धि का, यानी अचीवमेंट का। कैसे? जितने भी कह सकते हैं पैसे वाले होते हैं, चाहे कोई भी हो, तो उनमें ये अधिक प्रबल रहता है, वो रहता है आपका उपलब्धि का। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला एक विशेषता है। देखो मनोवैज्ञानिक तो याद नहीं है, लेकिन ये आगे जो करेंगे ये लेवल 2 का पेपर ना, उसमें ये परिभाषा दे रखी है, शायद मेडरिथ की है, ठीक है। तो ये मेडरिथ की परिभाषा के अकॉर्डिंग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें जो ऐसे बोल सकते हैं जिन्होंने भाषा यानी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज की होगी, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो आपके 31 से स्टार्ट होंगे, 60 तक चलेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो आप देखेंगे तो वाद विवाद होता है, ये आपका मौखिक होता है, तो ये लिखित नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसी का यही राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, क्या चीज़ लिखाना चाहिए संबंधित आवश्यक होगा? तो हम ये कहेंगे उसे है लेखन संबंधित, उसके अंदर क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये कह रहा है कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो हम ये कहेंगे देखो समाचार पत्र पत्रिकाएं तो होती हैं, ठीक है, ये भी पत्रिकाएं हो जाएंगी, विद्यालय पत्रिका भी हो जाएगी, लेकिन जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है ना, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी अजमेर के द्वारा जो बुकें आती है आपकी, चाहे वो 10th क्लास की हो, किसी भी क्लास की हो, तो वो आपकी है मल्टी यानी जो प्रिंट मीडिया है, इसके अकॉर्डिंग ये सम्मिलित नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये कह रहा है साइट क्या है? तो साइट एक तरह से उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या होगा? हम कहेंगे इससे निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो वो आपके निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था? तो वो आपके ब्लूम ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो पूछा गया है, इसमें पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है? तो उससे संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही होगा वो बताना है। तो हम कहेंगे छात्रों की कमजोरी का निदान कर उसे है दूर करने के लिए जो शिक्षण करते हैं वही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर, ठीक है। इससे पहले होगा वो निदानात्मक परीक्षण होगा, निदानात्मक की बात है, फिर हम इसका उपचार करेंगे। तो ये स्टेटमेंट पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में प्रारंभ कर देना चाहिए, यानी किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो हम कहेंगे जो प्राइमरी लेवल पे ही कर देना चाहिए, यानी प्रारंभिक स्तर पर ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर प्रश्नों की संख्या 40 से लेकर 44 तक उत्तर देने होंगे। इस गद्यांश को आप ध्यान से देख लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन होंगे आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे। ये कह रहे बहुत शब्द बताइए जिसमें संधि भी हो और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। तो आप इनमें से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसमें आपकी संधि भी है और आपका प्रत्यय भी है। संधि इस प्रकार हो जाएगी, इसमें अगर देखेंगे तो इस शब्द को अगर हम संधि के रूप में लिखना चाहें तो वो हो जाएगी ध्वंस प्लस अवशेष, ठीक है। और अवशेष में ओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो देख लीजिएगा। इसमें संधि पूछी थी तो ध्वंस प्लस अवशेष सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, यानी इसे ध्वंसावशेष बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें ओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है कि वो क्वेश्चन में पूछा था, तो इस प्रकार ये कहेंगे तो शब्द बन जाएगा ध्वंसावशेष, ठीक है। इस प्रकार ये बन जाएगा, यही लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इसमें आपकी संधि भी होगी, प्रत्यय भी हो गया। संधि दीर्घ संधि हो जाएगी, प्रत्यय वो जुड़ा हुआ था इसमें, और इस प्रकार शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास भी है और उपसर्ग भी है, इसमें प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना, जब इसकी प्रारंभिक आंसर की आई थी, यानी जो कह सकते हैं पेपर होने के बाद, तो इसमें भी राइट आंसर इन्होंने घात प्रतिघात माना, लेकिन फिर रिवाइज आंसर की आई तो फिर ये क्वेश्चन बोनस कर दिया गया, यानी आप कह सकते हैं या तो डिलीट कह सकते हैं या इन्हें बोनस अंक दे दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखें तो घात प्रतिघात में देखो समास हो जाएगा घात और प्रतिघात, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास इसमें। ठीक है, और अगर हम उपसर्ग की बात करें तो इसमें जो प्रतिघात है ना, इसमें कहीं ना कहीं प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये आंसर माना था, लेकिन फिर बाद में जो रिवाइज आंसर की आई तो फिर ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया, ऐसे कह सकते हैं। हालांकि आत्मनिर्भर में भी हो जाएगा, आत्म एक प्रत्यय हो जाएगा, निर्भरता और कह सकते हैं ये शब्द हो जाएगा, इस प्रकार भी बन सकता है। ठीक है, इसमें तो भारतवासी में तो कोई देखो समास तो है इसमें, लेकिन उपसर्ग सही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कर्मयोगी में भी नहीं हुआ, तो इस प्रकार ये बोनस कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो पहला आंसर माना था मैंने बता दिया, घात प्रतिघात माना था, जिसमें द्वंद्व समास भी माना था और प्रति उपसर्ग भी माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो देखो उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, तो आप ऐसे कीजिए, विखंडित शब्द है ना, इस खंड को अलग कीजिएगा। इसमें कहीं ना कहीं देखेंगे वी तो उपसर्ग जुड़ा हुआ है और पीछे की तरफ इत प्रत्यय लगा हुआ है, तभी तो ये शब्द बना था विखंडित। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कर्म तत्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। तो कर्म तत्व उसका हो जाएगा, अगर ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें ना, तो इसमें हो जाएगा लोक हर्षक, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं इसमें जो कर्म तत्व समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो ये हो गया। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रोबोटिक को खड़ा करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें पहले ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें उत्तरपद या कह सकते हैं दूसरा पद प्रधान होता है, इस तत्व समास की यही पहचान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हालांकि ये भी इनमें भी समास हो जाएंगे, जैसे देशवासी देश का वास तो नीचे तो संबंध कारक हो जाएगा इसमें, लेकिन छोड़ो, हमने जो पूछा वही बता दिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द है तत्सम में। तो आप देखेंगे तो स्वतंत्रता में हो जाएगा और श्रद्धा में भी हो जाएगा, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फिर से आपको एक गद्यांश दिए रखा है और 45 से लेकर 49 तक इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, तो इसी के आधार पर हम लिखते चलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन बना है, निम्न में से कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है। तो आप इस ध्यान से देखेंगे, जैसे कलेवा, तो ये आपका है स्त्रीलिंग नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बाकी शाम रात आंखें ये सब स्त्रीलिंग थी, और कलेवा होता है जो सुबह का नाश्ता, वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुसुम शाम को घर गई, तो इस वाक्य में कौन सा काल है, गई, यानी ये सामान्य भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। तो देखो घर का घर हो जाएगा, गीत का गीतों हो जाएगा, सखी हो जाएगा इसका, लेकिन घी का कोई भी कह सकते हैं प्लूरल यानी बहुवचन नहीं बना सकते, घी का घी रहेगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में लिंग नहीं बदलता है। तो साइकिल का नहीं बदलेगा, बाकी सभी का बदल जाएगा, चाचा का चाची, छात्र का छात्रा, मामा का मामी। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन सा सदैव शब्द है, कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। तो वो दर्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो ये आप इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। जब आप एक तो रचना के आधार पर बाकी के प्रकार पूछे जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आपके पढ़े होंगे आपने सरल, संयुक्त और आपका होता है एक मिश्र। तो इनसे तो कुछ पूछा नहीं है, उन्होंने पूछा है 8 प्रकारों में से 4 प्रकार तो ये दे रखे हैं, 4 अन्य और प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार ये अर्थ के आधार पर ये सेंटेंस बना के पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ये कह मेरा छोटा भाई प्रशांत है, वो धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधि का विस्तार बताइएगा। विधि का मतलब होता है एक तरह से जो वर्ब होती है ना, क्रिया, तो इसकी बात कर रहा है, इसका विस्तार पूछा है इसने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो मेरा छोटा भाई प्रशांत है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, यानी जो एक तरह से करता या ऐसे ही उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो भी दे रखा है ना मेरा छोटा भाई, ये इस कर्ता या उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्ता के बारे में।
हमें पूछा है विधेय, विधेय मतलब क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ता है या पढ़ता है, पढ़ाता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इससे पहले जो भी दे रखी ना चीज़ है, जैसे धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, तो ये आपकी क्रिया या कह सकते हैं विधेय का विस्तार हो जाएगा, ये विधेय का विस्तार, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य में वर्गीकरण निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। देखो या तो आप, मैंने बताया था आपको क्या बताया था कि एक तो होता है आपका रचना के आधार पर, कोई होता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 8, रचना के आधार पर 3। तो रचना बोलिए या इसे संरचना बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र। जो आख्यार्थक वाक्य है ना, ये आपके इसका प्रकार है अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा था संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है, तो वो हो जाएगा आख्यार्थक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है। सुदामा के तंदुल का अर्थ होगा इसमें, अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खड़ी मजदूरी और चूका काम का अर्थ क्या होगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हिंदी शिक्षण यानी हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है। इसमें से सभी हो जाएंगे, अनुकरण हो, भाषा प्रयोगशाला हो या आगमन निगमन हो, तो प्रयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हम कहेंगे जो पढ़ाई गई पाठ होते हैं उन्हें दोहराने के लिए जो अवसर देना चाहिए, तो इस प्रकार का ये सही हो जाएगा मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के विभागों में तो ये दोनों ही हो जाएंगे, चाहे पाठ संसर्ग हो या रचना शिक्षण हो, ये दोनों ही माने जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या होगा। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर इन ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखें तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे तो शब्दकोश का उपयोग करना हो या छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना हो और या बढ़ाना हो या शिक्षक द्वारा अच्छे या नए शब्दों का प्रयोग करना हो, तो प्रयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, आगमन विधि की रूपों की संख्या कितनी है। वो 2 रूप होते हैं और शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो हम ये कहेंगे कक्षा के अंदर भी कर सकते हैं, कक्षा के बाहर भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें देखो इन क्वेश्चन पेपर में ये कि जो लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो भाषा सेकंड के रूप में हिंदी चूज करते हैं ना, वो इन क्वेश्चनों को करते हैं जो 61 से लेकर स्टार्ट होगा 90 तक, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जो आपका जो इस प्रकार क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र निर्माण करते समय यानी प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। तो हम ये कहेंगे, अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो वो ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी जो आप प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पूर्व है आप ब्लूप्रिंट को तैयार कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, श्रव्य और दृश्य सामग्री इसमें से नहीं है। तो ये छाया चित्र है, ये आपकी केवल दृश्य सामग्री है। बाकी चलचित्र है तो एक तरह से वीडियो हो जाएंगे, तो ये श्रव्य दृश्य में आ जाएंगे। दूरदर्शन या टीवी या टेलीविजन बोल लीजिएगा, तो ये भी आपके श्रव्य दृश्य में आएंगे। जो ड्रामा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें श्रव्य भी होगा और दृश्य भी होगा, तो इस प्रकार हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 63, मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल का विकास करने का सशक्त इसमें से माध्यम कौन सा होगा। तो हम ये कहेंगे किसका, मौखिक। मौखिक का मतलब यहाँ पर देखें तो वाद विवाद सही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो है 64 नंबर का मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या होगा। तो हम ये कहेंगे ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे ऑप्शन में दे रखी है, जैसे कि वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तम परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो वो यही काउंट की जाती हैं, ठीक है, यानी यही मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा होता है। तो आप देखेंगे तो शुरुआत सुनने से ही होती है, तो LSR बोलते हैं ना हम, LSR, तो शुरुआत किस कौशल से होगी, सुनने से ही होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 66 है, वो इस प्रकार पूछा है कि भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण कौन सा होता है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे जब भाषा शिक्षक की बात की जाए ना, तो वो भाषा से ही संबंधित होगा, तो निश्चित तौर से शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए,
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 67, निम्न में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का चरण नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है उपलब्धि परीक्षण की बात कर रहा है, जो आपके अचीवमेंट टेस्ट बोल सकते हैं इन्हें, और दूसरे शब्दों में इसे कहें तो एक तरह से परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये है ना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये इसका एक कह सकते हैं चरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चरण तो आपके जो आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ा होगा, निदानात्मक तरीका बोल सकते हैं इसे, कि वो 2012 में पूछा था, या परीक्षण भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसकी विशेषता है, ना कि आपके अचीवमेंट टेस्ट की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। वो आपको इस प्रकार पूछा है, ये क्या स्टार्ट हो गए 67, चलो कोई बात नहीं है, ये पेपर क्या है कि थोड़ा गड़बड़ी कर गया है, गड़बड़ी मीन्स ये कि पे चेंज हो गया, कोई बात नहीं। 68 नंबर है कि भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी कौन सी है। तो भावात्मक की बात होगी ना, तो इसमें से अगर देखें ना सभी ऑप्शनों को, तो हम अभिवृत्ति को लेंगे, यानी जो आपका एटीट्यूड मापनी होगी ना, उसे आप भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको प्रश्न संख्या 69 से लेकर 73 तक इस गद्यांश के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश ये है 3 लाइन का, आप देख लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन होंगे। जैसे ही गद्यांश में ये दे रखा है अंधविश्वास, 69 नंबर क्वेश्चन को देखें तो ये कह रहा है कि अंधविश्वास में समास होगा। तो अंधविश्वास में देखा जाए तो अंधे कहीं ना कहीं अव्यय है ये शब्द, तो फिर कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपसर्ग, तत्सम शब्द और हिंदी की प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। देख लो, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, इसमें उपसर्ग भी पूछा है, तत्सम भी पूछा है और आपका प्रत्यय भी पूछा है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे ना, जैसे इसमें से कुरुतियों है ना, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपसर्ग है कु, ठीक है, और रीति है ये आपका शब्द है तो मीन्स ये कि ये तत्सम शब्द है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा उसी आधार पे। और इसमें प्रत्यय भी लगा हुआ है, वो लगा हुआ है यू, ठीक है। तो इस पर कुरुतियों बनेगा, कुरुतियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हालांकि दार्शनिक में भी प्रत्यय लगा हुआ था, लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें एक ही प्रत्यय लगा हुआ है, दर्शन प्लस एक दार्शनिक हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी कह सकते हैं उपसर्ग नहीं है, ना इसमें बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोदा शब्द में संधि कौन सी हो गई, प्रोदा, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें, और विसर्ग संधि में भी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुरह प्लस दा, सही है ना, पुरोदा, इसमें ओ जाता है तो पुरोदा। तो एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र है ना, वहाँ के एक पुरोदा कवि कहलाते हैं, जो राजस्थान के एक तरह से राजस्थान के कवि कहलाते हैं, वो कौन है, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द होगा इनमें से। अगर आप देखें तो एक तो संकेत ही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल जो संकेत है ना यही होगा, बाकी निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वो उभर कर, यानी जो मूल क्रिया होती है उससे पहले कोई क्रिया कार्य होता है तो उसे ही उभर कर, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया में हो जाएगा। अब है जो सेकंड लैंग्वेज लेते हैं ना और फर्स्ट लैंग्वेज में अंतर बस यहीं पे आता है, जो 74 से लेकर 78 तक जो भी क्वेश्चन होंगे ना, ये काव्यांश मीन से वही है, पद्यांश है आपका एक तरह से, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे ना, वो आपके आंसर देने होंगे इसी पद्यांश के आधार पे। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त जो काव्यांश है या पद्यांश है, इसके प्रथम चरण का भाव क्या है। तो हम ये कहेंगे इसका हो जाएगा क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय भाव विचार कीजिए, ये इसमें से बताना है, तीसरे ये वाला और चौथे का। तो इसका हो जाएगा अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इस काव्यांश की भाषा कैसी है, पहली आंसर की आई थी तब इसमें राइट आंसर और माना था, फिर दोबारा आई ना रिवाइज, तो इसमें फिर इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया गया, ठीक है, डिलीट कर दिया या बोनस अंक दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्यांश के 5, 6, 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे इसमें आपके राम के पौरुष की अभिव्यक्ति हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विनय की दीप्ति किस में निवास करती है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपके सर में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्ता के साथ अगर ने कारक चिन्ह युक्त वाक्य में क्या होता है? हम कहेंगे क्रिया हमेशा ही या सदैव ही आपकी भूतकाल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का एक प्रकार नहीं है? क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक भी होता है, लेकिन संज्ञा विशेषण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एटी 1 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार पूछा है आपसे कि यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। अंडरलाइन किया हुआ है जिसने से लेकर की थी, यानी पूरा ही सेंटेंस इन्होंने हाईलाइट करके पूछा है। वाक्य में रेखांकित वाक्य क्या है? तो हम ये कहेंगे यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। तो कहीं ना कहीं ये विशेषण यानी विशेषण की बात कर रहा है, विशेषण वो वाक्य हो जाएगा, यानी विशेषता बता रहा है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें चाहो तो इस क्रम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में जो कलम किस कारक में है? तो हम कहेंगे कलम के द्वारा जो भी पूरी कहानी लिखी जा रही है, तो इसमें करण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित अंश क्या है? यानी जहाँ जहाँ वह गया। तो कहीं ना कहीं ये विशेषता बता रहा है आपके यानी विशेषता ही बता रहा है एक तरह से। तो विशेषण वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कह सकते हैं ए सही हो जाएगा। भाषा का मुख्य कौशल कौन सा होता है? तो मुख्य तो चारों ही होते हैं, LSRW। इसमें पर्टिकुलर कोई मुख्य तो होता है नहीं, सभी मुख्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? योजना विधि आ जाती है यानी जो प्रोजेक्ट मेथड, तो इसे बोलते हैं WH किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या रहेगा? तो हमें कहेंगे कि जो परियों की कहानी सुनाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो ये सभी हो जाएंगे, इसके अलावा अन्य भी आते हैं तो वो भी इंक्लूड होते हैं, तो वो भी ध्यान रखने। नेक्स्ट है कि भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए? तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये कक्षा 5 तक कर लेना चाहिए, कक्षा 3 तक? तो कक्षा 5 तक कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से क्या आवश्यक है? तो हम ये कहेंगे ये सभी चीज़ें आवश्यक हो जाएंगी, चाहे शुद्ध उच्चारण, उचित गति हो, व्याकरण, जो भी संबद्ध भाषा का प्रयोग हो, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी होगी? श्रवण की बात करना है तो इसमें हो जाएगी, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर खेल प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में संस्कृत चूज करते हैं ना, वो उन्हीं पे ये संबंधित क्वेश्चन होंगे जो 31 से लेकर आपके 6 तक होंगे। ठीक है, भाषा फर्स्ट जो संस्कृत के रूप में चूज करेंगे, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण मूल्यांकन से कति विधा संति, यानी जो शिक्षण मूल्यांकन होता है उसके कितने भेद हैं या प्रकार हैं? तो हम ये कहेंगे इसमें से ये क्वेश्चन पहले तो देखो, जब पहली आंसर किया तब 13 माना था, यानी 3, फिर इसे बोनस कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं या बोनस या डिलीट कुछ भी कर दिया हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, इसे नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। इसमें देखो मूल्यांकन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसे FA कहते हैं। जैसे हिंदी में हमने देखा था FA बोलते हैं, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, दूसरा आता है आपका निर्माणात्मक होगा था युगात्मक मूल्यांकन बोल सकते हैं, जिसे ऐसे कहते हैं। इसके अलावा तीसरा आता है CCE। ठीक है, CCE जिसे बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, और इनके अलावा एक और आता है मानक संदर्भित, सही नहीं लिखा है, ये लिखा है संदर्भित मापन, और इसी नाम से एक और आता है। यानी ये 5 प्रकार तो मैंने ही बता दिए। तो ये मूल्यांकन की इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है ना, तो ये पता पड़ रहा है इसमें। हालांकि हम मुख्यतः इन दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन CC भी आता है, मानक भी ले लेते हैं। एक मानक से संबंधित और भी आता है जिसे CRT बोलते हैं। तो यानी ओवरऑल कहा जाए तो इस वजह से बोनस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अनुवाद शिक्षण, यानी अनुवाद शिक्षण यो देश में मस्ती, यानी जो अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है वो बताना है। तो ये सभी हो जाएंगे, सर्वमापी यानी उपयोग सभी दे रखे हैं ऑप्शन, ये सभी हो जाएंगे।
क्योंकि ये जो भी छात्र होते हैं ना उसके संस्कृत के लेखन में योग्यता उत्पादन करता है, ठीक है, और शब्द भंडारण होता है उसमें अभिवर्धन करता है यानी वृद्धि करता है, शब्दकोश में भी वृद्धि करता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण भवति, यानी जो उपचारात्मक शिक्षण होता है तो हम ये कहेंगे ये सभी के लिए उपयोगी होगा, चाहे वो छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम यानी उसके निवारण में, पठन के अभ्यास में और लेखन की निपुणता में, इन सभी में होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चतुर्विध भाषा कौशल नाम क्रम निर्धारण अस्ति, या तो इसे स्वाभाविक क्रम के रूप में कहें या आप इसे मनोवैज्ञानिक क्रम में कहें, ठीक है, तो ये एक ही बात है, तो यही पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर LSRW जिसमें होगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है संस्कृत मूल्यांकन हेतु प्रश्नावली, यानी जो संस्कृत मूल्यांकन में कह सकते हैं हेतु प्रश्नावली, किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, तो ये सभी होने चाहिए मूल्यांकन में, तो चाहे वो निबंधात्मक हो, चाहे अति लघुत्तरात्मक हो या लघुत्तरात्मक हो, ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं क प्रयोग शुद्ध, तो हम ये कहेंगे इसमें हलम अस्तेन ये वाला शुद्ध है, बाकी सभी गलत है। मनोरथ इत्यस्य का संधि विच्छेद का अस्ति, इसका मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम कहें मरस प्लस रथा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शुद्ध पदम अस्ति, इसमें से शुद्ध पद बताना है, तो अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेखन कला या अत्यधिक महत्व वर्तते, जो लेखन कला का अत्यधिक महत्व होता है तो वो हमारा होगा विद्यालय यानी विद्यालय में, एक तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें आपको एक अपकट आंशिक पैसे दिए जा रहा है, जैसे 40 से लेकर 44 तक क्वेश्चन इसी से संबंधित होंगे, आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इन्हीं में से सब तो पूछे जाते हैं जो नीचे दिए जा रहे होंगे। जैसे हम बात करें जगत में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कह रहा है व्यपगति स्वपी इतस का संधि विच्छेद, यानी इसमें संधि बतानी है, संधि विच्छेद तो नहीं है, संधि बतानी है, तो इसमें यड़ शब्दी हो जाएगी। विक्रतम इतस का प्रत्यय विक्रतम में इसमें कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत भाषा या कति विधा संधि, यानी संस्कृत भाषा के कितने भेद या वेदा संधि यानी वेद है, तो हम कहेंगे चत्वार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने दें, ये कह रहा है एकता सूत्रे इत समास विग्रह का अस्ति, यानी एकता सूत्र में इसका समास विग्रह बताना है, हालांकि इसमें समास नहीं पूछा है, केवल समास विग्रह बताना है, तो हम कहें एकताया सूत्रे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर से आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है जिससे 45 से लेकर 49 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखते हैं। ये कह रहा है राज्ञाम इतिहास का विभक्ति, राज्ञाम में कौन सी विभक्ति है, तो हम कहेंगे ये षष्ठी बहुवचन हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, इसमें षष्ठी बहुवचन हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभवत इति का यानी अभवत इति पदम कस्मिन लकार प्रयुक्तम, हालांकि जिसमें आ जाता है ना वो ऑटोमेटिक लंग लकार हो जाता है, यानी भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वीराणाम, यानी वीराणाम इधर से विलोम शब्द का अस्ति, तो इसका वीरांगना नाम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। छात्राणाम कृते इति पद से पर्याय अस्ति, यानी छात्राणाम का इसमें से पर्याय क्या होगा, तो हालांकि देखा जाए बोर्ड ने पहले तो आंसर कुछ माना था, फिर इसे बोनस कर दिया, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन है उसने सही नहीं माना और उसने डिलीट कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट है अत अनेकानि रमणीयानि स्थानानि पर्यंतते, यानी वर्तन्ते वाक्य से लोट लकार परिवर्तन रूपम अस्ति, यानी जो ये सेंटेंस दे रखा है इसे आपको लोट लकार में परिवर्तित करना है, तो कौन सा रूप बनेगा वो आपको इसमें से बताना है। लोट लकार में अगर आप चेंज करेंगे तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तनांतम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 50 नंबर, हरि वैकुंठ में रहते हैं संस्कृत अनुवाद कुर्ता, तो हम ये कहेंगे हरि वैकुंठम अधिवसति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सपत्रम निकति वाक्यास्य वाच्य परिवर्तन कुर्ता, यानी इसका वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है जो सपत्रम निकति, तो हम कहें 3 पत्रम लिखति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नांकितेषु शुद्ध वाक्यम अस्ति, अगर देखें तो इसमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा स ईश्वरम नमति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
ये कह रहा है निम्न सूत्रे मूल रूपम अस्ति, तो निम्न सूक्ति है इसमें, ठीक है, यानी इसमें से सूक्ति मूल रूप से बतानी है जो सही है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर इसमें से देखा जाए तो हम कहेंगे हितम मनोहारी च दुर्लभ वच, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बलि से पृथ्वी मांगता है, वाक्य से अनुवाद अस्ति, इसका वाक्य अनुवाद करेंगे तो इसका क्या होगा, तो हम कहेंगे बलिम याचते वसुधा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 संस्कृत भाषा से चढ़ा से प्रथम कौशलम विद्यते, तो वो श्रवण हो जाएगा क्योंकि LSRW में शुरुआत एल से ही होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नाटक पाठ योजना ना या शिक्षक रंगमंच कार्यति, यानी जो नाटक की पाठ योजना होती है उसमें शिक्षक रंगमंच में क्या करता है, तो एक तरह से अभिनय करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अभिज्ञा शाकुंतलम किम अस्ति, तो अभिज्ञा शाकुंतलम क्या है, तो हम ये कहेंगे एक ये नाटक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कच्चा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते, कच्चा ये कच्चा नहीं है, गलत पढ़ दिया, कथा है, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते, तो हम ये कहेंगे इसमें पुस्तक का प्रयोग है, ये एक अनावश्यक हो जाएगा, ठीक है, किसमें, कथा श्रवण में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नांतेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द अस्ति, इसमें से उपसर्ग रहित कौन सा है, देखो सम लाभ है, इसमें है, विराग में भी है, अनुराग में एक, लेकिन पराग में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य अस्ति, यानी जो संस्कृत की प्राचीन जो भी शिक्षण पद्धति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हम कहेंगे भारतीय संस्कृत से परिचय कराती है, स्वाध्याय के प्रति छात्रों को रुचि उत्पादन में उपयोगी है, शुद्ध उच्चारण में भी सामर्थ्य प्रदान करती है, तो इसलिए कहेंगे उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये मतलब ये है कि ये 2016 के क्वेश्चन पेपर में ही है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, क्या चीज ध्यान रखना, ये जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में चूज की होगी ना, ये वो क्वेश्चन है, तो हम सभी को देखते चल रहे हैं, इनका क्वेश्चन का नंबर होगा 61 से 290 तक, तो हम ये कहेंगे, हम देखो चाहे लैंग्वेज फर्स्ट आप संस्कृत लें या सेकंड लें, तो हम उन्हें भी सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप भाषा फर्स्ट हिंदी लें तो भी उन्हें कर रहे हैं, और सेकंड लेंगे तो भी सॉल्व कर रहे हैं, बस इंग्लिश को स्किप कर रहे हैं, उनका एक साथ बनाएंगे वीडियो इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें देखो 61 नंबर है, संस्कृत शिक्षण की श्रव्य साधन उपयोगी नास्ति, यानी संस्कृत शिक्षण में जो श्रव्य साधन है वो उपयोगी नहीं है, वो चूज करना है इसमें से। देखो आकाशवाणी यानी हम सुन सकते हैं, ग्रामोफोन के थ्रू भी सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर के थ्रू भी सुन सकते हैं, लेकिन मानचित्र है वो एक आपका दृश्य सामग्री है, ना कि ये श्रव्य, ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यानी 62 नंबर, इसमें पूछा है संस्कृत अध्यापक से अभिन्न मित्रम अस्ति, जो संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र कौन सा होता है, आप देखेंगे तो वो श्याम पट्टी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 63 नंबर, ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, यानी भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है इसमें से, तो हम कहेंगे शुद्ध उच्चारण, यानी भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, तो हम कहेंगे शुद्ध उच्चारण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिखित परीक्षा प्रश्नासंति, यानी लिखित परीक्षा प्रश्नासंति कैसे होनी चाहिए, तो ये सभी प्रकार की होनी चाहिए, चाहे वो आपके निबंधात्मक हो, वस्तुनिष्ठ हो, या आपके लघुत्रात्मक। निम्नांकेषु अनुवाद से प्रकार नास्ति, इनमें से अनुवाद प्रकार नहीं है वो बताना है, तो जैसे हम तथ्य अनुवाद भी करते हैं, अक्षरस्थ अनुवाद भी करते हैं, छाया अनुवाद, लेकिन आप चित्र अनुवाद नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक कह रहा है सर्व शब्द से पुल्लिंग बहुवचन रूपम अस्ति, सर्व शब्द का पुल्लिंग बहुवचन के रूप में क्या होगा, तो सर्व ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिष्कारात्मक शिक्षण अस्ति, तो परिष्कारात्मक शिक्षण अस्ति, यानी परिष्कारात्मक शिक्षण कौन सा इसमें से, तो आप देखेंगे तो वो आपका उपचारात्मक हो जाएगा। ये कह रहा है शिक्षण भवित, कैसा होना चाहिए शिक्षण, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपको एक तरह से अपघटित गद्यांश से 69 से लेकर 73 तक आपको इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 69 कि मम इतस्य का विभक्ति, मम में कौन सी विभक्ति है, तो हम कहेंगे इसमें षष्ठी हो जाएगी। शिक्षा क्षेत्रे इत्यत समास विक्रम अस्ति, यानी शिक्षा क्षेत्र का समास विक्रय क्या होगा, तो हम ये कहेंगे इसका होगा शिक्षा या क्षेत्रे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
स्थित है इत का प्रत्यय वर्तते, यानी स्थित में कौन सा प्रत्यय है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखें, रिश्ता धातु हो जाएगी, इत प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये कह रहा है अति उत्तम ही पदी संधि विच्छेद करनी है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अगर ओवरऑल हम देखें तो अति प्लस उत्तम ही, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्राप्त इतस का धातु अस्ति, यानी इसमें कौन सा धातु होगा, अगर आप देखेंगे तो इसमें धातु होगा। अब ये आपको एक दिख रखा है श्लोकम, अगर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड संस्कृतम भाषा में अंतर किया जाए तो वो यही होता है, इसमें एक पद्यांश पूछा जाता है सेकंड लैंग्वेज में जो भी लेते हैं, सॉरी सेकंड नहीं, ये डिपेंड करता है, पूछा भी जा सकता है नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक श्लोक पूछा है, हालांकि श्लोक तो पूछा जाएगा क्योंकि ये पद्यांश का भाग नहीं होगा, वो तो काव्यांश के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे श्लोक पूछा है, तो इसमें देखिएगा श्लोक से संबंधित आपको ये क्वेश्चन होगा 74 से 78 तक। ये कह रहा है प्रचंडम इतस का प्रत्यय प्रयुक्त, प्रचंडम में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है ये बता रहे हैं। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे इत प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यस इत्यर्थ का विभक्ति अस्ति, यानी यस में कौन सी विभक्ति है, तो यस में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है राजा नहीं सॉरी राजसु, राजसु शब्द से मूल शब्द में अस्ति, यानी राजसु में मूल शब्द क्या होगा, तो हम ये कहेंगे ये राजन हो जाएगा। विद्या भी इतस का समास, यानी विद्या से बीन है, उसमें समास विग्रह क्या होगा, तो हम इसमें कहेंगे विद्या से बीन, तो इसमें तो तत्पुरुष ही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरु नाम इतस का विभक्ति, गुरु नाम में कौन सी विभक्ति है, तो ये रूपों के थ्रू पूछी है, तो इसमें हो जाएगी षष्ठी बहुवचन। ये कह रहा है ये गलत लिख रहा है, यहाँ ऋतु नहीं होगा, ये ऋतु होगा, ऋतु साणा पूदा होता है, यानी री और टवर्ग और र और इस बार इसका का उच्चारण स्थान होता है, ऋतु साणा बूढ़ा होता है। हालांकि इसका आंसर नंबर हो जाएगा 4, लेकिन ये क्वेश्चन बोनस किया गया था क्योंकि ये शुद्ध क्वेश्चन नहीं था, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है कि यमनम व्यंजनम उच्चारण स्थान का वर्तते, यानी जो स्पर्श व्यंजन के जो 5 वाचक होता है ना वो यही है यमनम, तो इनका बताइए उच्चारण क्या होगा, नास का होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन बोनस किया गया था, यानी हालांकि हमें जो पंचम वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान नास का ही होता है। अब वही बात है, अब इनमें से ऐसे भी है, कैसे है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उस क्रम में आते हैं, यानी ऐसे कहेंगे जैसे अकु बेचरिया नाम कंटा, ठीक है, यानी इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऐसे मानिएगा। अब देखिए क वर्ग में का आता है, ख आता है, ग आता है, ग आता है और ड आता है, तो देखो ड़ यहाँ पे है, तो इस वजह से ये ना ये मिक्सअप हो गया ना, तो ये पता पड़ रहा है कि ये नासिक से माने हम, और ये भी ऑप्शन दे दिया, तो इस वजह से हो सकता है, इस वजह से डिलीट किया हो, ठीक है। हालांकि हम तो ये जानते हैं कि जो पंचम वर्ण होते हैं वो नासिका से उनका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। और बाकी ये पंचम वर्ण भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था अकु बेचरिया नाम कंटा, यानी जो अ और क वर्ग और ह इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, तो इसमें कंठोष्टम भी दे रखा है, कंठ प्लस उष्टम, ठीक है। तो आप ऐसे ले सकते हैं कि हो सकता है इस वजह से ये बोनस किया गया हो, हालांकि इसका राइट आंसर तो एक ही था। ये कह रहा है वाक्य मिदम संशोधित बालक पुस्तक में रोचते, रुच धातु के योग में जो भी जैसे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो बालकाय 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 यही एक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कैसे ग्रहण गच्छति, इस वाक्य से वाच्य परिवर्तन, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, हिस्सा का 3 हो जाएगा तृतीय में, ठीक है, तो 3 और ग्रहण गच्छति का गम्य थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रिक्त स्थान पूर्त करना है दुर्बलस्य फिलिंग द ब्लैंक्स राजा, तो हम ये कहेंगे दुर्बलस्य बलम राजा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य मसी, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, हम कहेंगे चाहे वो सभी हो जाएंगे, ये बोधरम हो रचनात्मक हो ज्ञानात्मक, तो फिर सर्विस का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बाई प्रतनानी संति, इसमें से बाई प्रतन बताने कितने होंगे, तो वो हो जाएगी आपके 11, एकादश मतलब 11। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीयता का परिचय, यानी इसका मतलब ये है कि जो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय परीक्षा कहलाती है कौन सी, इसमें से वस्तुनिष्ठता हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। यानी निबंधात्मक परीक्षा से जो परीक्षा होती है वो विश्वसनीयता कौन सी कहलाएगी वो बतानी है ऑप्शनों के आधार पर। ये निबंधात्मकता होती है ना, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो आपके विश्वसनीय नहीं माने जाएंगे, विश्वसनीय आपकी ऑब्जेक्टिविटी मानी जाएगी, यानी वस्तुनिष्ठता।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अष्टाध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे अध्याय संति, यानी अष्टाध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे कौन सा इनका ग्रंथ था और उसमें कितने अध्याय थे, ऐसे बताना है। तो ये हो जाएंगे 8 थे। यह कारक से उच्चारण स्थान यानी इचुसनम ताले, यानी यह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानी संति, यानी स्वाध्याय प्रणाली कितने सोपान होते हैं, ये सर्वाणी हो जाएंगे, कौन से नियोजन हो, मूल्यांकन हो, क्रियान्वय हो। नेक्स्ट है संत का भाषा कौशल से प्रथम कौशल मस्ती, तो वो हो जाएगा श्रवण कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पहले ऐसा डाउन, क्योंकि शुरुआत में होता है, सुनना ही होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जो आपके पर्यावरण अध्ययन यानी जैसे बोलेंगे ईवीएस या एनवायरमेंटल स्टडी, इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है जो आपके पूछा गया है 121 नंबर, इस प्रकार पूछा गया निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, यानी जैसे आप गार्डन कह सकते हैं, कल्टीवेशन की बात करते हैं, यानी एक तरह से उद्यान कृषि, तो हम करेंगे ये हॉर्टिकल्चर में इसका कह सकते हैं अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ये परिभाषा पूछी थी कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। तो ये विज्ञान की परिभाषा किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी WC नेपियर से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो आवश्यकता का हो, उपयोगिता हो या जीवन संबंधित, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, यानी A, B और C उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि प्रायोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। तो देखो, अगर किलपेट्रिक के अनुसार पूछे तब तो 4 होते हैं, और साधारणतः आप अगर प्रायोजन विधि पढ़ेंगे तो उसमें 6 स्टेप होते हैं। तो पहले तो आंसर 4 माना, फिर रिवाइज आंसर किया तो उसमें 6 भी मारा, तो इसका मतलब A और D दोनों ही ऑप्शन सही हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 126 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इनमें से देखें तो वो CO2 हो जाएगी, क्योंकि इसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 127 है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है, तो ये आपकी आगमन विधि में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं छोटी कक्षा में जो पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का कौन सा तरीका सही रहेगा, तो हम कहेंगे उसे खेल से संबंधित और मनोरंजन एवं खेल से संबंधित पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे रुचि लेंगे तो निश्चित तौर से अधिक अच्छा होगा या पढ़ने का तरीका अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है, तो चाहे अच्छा प्रश्न पत्र कह लो या उत्तम परीक्षण कह लो, ये सभी क्वेश्चन है ना वो मोस्टली एक ही बात कहते हैं कि वैधता हो, विश्वसनीयता हो, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इसमें वो कह रहा है कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, यानी जैसे दीवार या किसी अन्य स्थान पर प्रक्षेपित कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा OHP, जिसे बोलेंगे ओवरहेड प्रोजेक्शन, जिसे शॉर्ट में OHP कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है कौन सी विशेषता है परिवार की इसमें से नहीं है, तो हम कहेंगे प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, तो इस प्रकार का ये कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर मालूम नहीं है, पूर्ण विज्ञापन है मालूम नहीं। ये कह रहा है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। अगर पारित की बात की जाए तो वो किया गया था 2006 में, और लागू किया गया था शायद 1 नवंबर 2007 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा।
एक तरफ तो आपको दे रखे हैं, इसमें से पहली बात तो सुमेलित नहीं है वो बताना है, दूसरी बात ये कि एक तरफ तो दे रखे हैं वस्त्र के प्रकार, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य है। जैसे फिरन है तो ये जम्मू कश्मीर में वस्त्र पाया जाता है। पारूबाजी है ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो फिर कहाँ पे ये आपकी गोवा स्टेट में हो जाएगा, यानी गोवा स्टेट से संबंधित। रायली है ये हिमाचल में सही है, और जो फुलकारी है ये पंजाब से संबंधित है, ये सही है। जो गलत हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 से निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता है। देखो संगमरमर तो लेते हैं, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन, लेकिन घिया पत्थर या जिसे शेर खड़ी बोलते हैं इसे नहीं लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक बोलेंगे उपयोग होता है। ये क्वेश्चन है बोनस किया गया था बोर्ड के द्वारा या नहीं, डिलीट किया गया या बोनस अंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 137 है कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से। एक तरफ मिलादी रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य, जैसे अंबाजी का मेला गुजरात में लगता है, ये बात सही है। माघ मेला है ये उत्तर प्रदेश में लगता है। नैना देवी का मेला है ये असम में लगता है, तो ये असम में नहीं, नैना देवी का असम में सुमेलित नहीं है। बाकी है भेड़ेश्वर का तो राजस्थान के डूंगरपुर में लगता है, तो ये नैना देवी के है, ये संबंधित नहीं है इससे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कह सकते हैं सी सही हो जाएगा, ठीक है। जो नैना देवी का मेला है ये असम में नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो ये DD1 नागौर में हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये किया गया था आपका ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था, ठीक है, बोर्ड के द्वारा। वैसे देखा जाए ना, भले से ये बोर्ड ने डिलीट कर दिया गया था, लेकिन 1986 में ये लागू किया गया था, ठीक है। बोर्ड ने ये डिलीट कर दिया और इसकी जगह आपको बोनस दे दिया था, ठीक है। राजस्थान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, लोकसभा में 10 है, राज्यसभा में आपकी 10 है, सॉरी लोकसभा में 25 है, राज्यसभा में 10 है, और वैसे विधानसभा की टोटल सीट है वो 2 है, ठीक है। यही है। नेक्स्ट है कि पश्चिमा उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ पर मिलते हैं, तो ये आपकी श्वसनिका होती है ना, जैसे ब्रोंकियल बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें से सरल ऊतक नहीं है तो वो जाइलम हो जाएगा, तो जाइलम फिर होता है ये सरल है तो वो फिर जटिल ऊतक हो जाएगी, ये जाइलम और फिलोम। बाकी कोलन कामा, पेरन कामा, स्केलेन कामा ये सभी होते हैं ये सरल ऊतक के उदाहरण होते हैं, ये प्रकार बोल सकते हैं। मलेरिया रोग होता है किसके कारण, तो हम जानते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हालांकि मलेरिया रोग है वो तो मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है, एनाफिलीज मच्छर, लेकिन उसमें भी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें एक प्रजाति आती है फैल्सीपेरम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जो जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, तो वो हो जाएगा हिमालय, ठीक है। बाकी अरावली नहीं होगा, ना ये खासी हिल्स पहाड़ियाँ होंगी, ना उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, वो हो जाएगा पशु पूछा है, तो फिर इसमें से हो जाएगा ऊँट। ये कह रहे अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो हम ये कहेंगे इसका बनेगा एक तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो 147 है। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है इसमें से, देखो वाहन के द्वारा होगा, उद्योग के द्वारा जाएगा धूल कण, लेकिन ठोस अपशिष्ट के द्वारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट जो है 148 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो हम कहेंगे सामान्यतः जो धातुएं होती है वो तन्य होती है, इनके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे मरकरी हो गई, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन सामान्य तौर पर सभी धातुएं तन्य होती है, ऐसा कहना सही रहेगा। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यानी जो रिन्यूएबल सोर्स इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप देखेंगे तो इसमें से हो जाएगा प्राकृतिक गैस है ना, ये नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएगी जल, पवन और सौर। इसमें से बताना है कि कौन सी रामसर घोषणा की सूची में नव क्षेत्र नहीं आते हैं।
बुलर झील आएगी, रुद्र सागर झील ये भी आएगी, केवलादेव घरा राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर राजस्थान में ये भी आएगी, लेकिन राजमंद झील नहीं आएगी। इनके अलावा और भी है, जैसे लोटक झील है वो भी आ जाएगी, ठीक है। और इनके अलावा राजस्थान में एक केवलादेव घरा पक्षी विहार हो गया, एक आपकी सावर झील है जो जयपुर वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार हमने ये सभी क्वेश्चन देख रहे हैं जो ईवीएस से संबंधित है। अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन है मैथ से संबंधित क्वेश्चन, यानी जो गणित से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 30, इसमें से 20 क्वेश्चन तो कंटेंट के होते हैं, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो पहला 91 नंबर क्वेश्चन है, एक दी गई आकृति है जिसमें कोण BAC, BAC कौन सा है, BAOC, यानी ये दे रखा है 50 डिग्री। अरे BAC माफी चाहूँगा, गलत कर दिया, जो मध्य में होता है ना वो कोण होता है, तो ये दे रखा है A, जो दे रखा है 30 डिग्री, सही है। बाकी है कोण ABC, यानी A और BC ये दे रखा है 50 डिग्री, ये बात सही है। फिर कह रहा है कोण CDE 25 दे रखा है, CDE ये दे रखा है 25। तो हमें बताना है कोण AED, यानी हमें ये वाला कोण बताना है AE और D, तो यानी ये बाह्य कोण बताना है। तो आप एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि देखो त्रिभुज जो A वाला बनना है ना, AB और C वाला, ABC वाला बनना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, जिनमें से 2 कोणों का मान तो दे रखा है, ये वाला कितना है 80, तो नीचे तौर से फिर इसका मान 100 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और तरीका लगा सकते हैं, कैसे, ये 100 आ गया तो एक रेखा पर बने कोणों का मान 180 होता है, तो फिर इधर का कोण आ जाएगा 80 डिग्री। या फिर एक लॉजिक और लगा सकते थे वो ये लगा सकते थे कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंतराभिमुख कोणों के बराबर होता है, यानी योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 50 और 30 का 80, तो डायरेक्टली 80 रख सकते थे यहाँ पे। फिर इस त्रिभुज में आ जाइए EC और D में, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 80 और 25 कितने हो जाएंगे, 105, तो 105, तो 180 में तो 105 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 5, यानी 75 डिग्री बचेगा, सही है ना। तो 75 बचेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 75, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 आना चाहिए। तो 75 और 25 कितने हो जाएगा 100, 100 और 80 180, यानी ये सही हो गया ना। अब कह रहा है कि हमें तो इसका मान ज्ञात करना था। मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि ये वाला जो कोण होगा ना वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसके लिए अंतराभिमुख कोण कौन कौन से होंगे, वो 80 और 25, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा, 105 आएगा, तो इसका 105 डिग्री मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से भी कह सकते हैं कैसे भी, और मैंने किया है वो एक बार और बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया है, जो दिया है वो ही 2 तरीके बताए थे। अब 2 तरीकों में देखो कैसे किया था मैंने, कि ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला 2 कोण के मान दे रखे, तीसरे का निकालेंगे तो वो आ गया था 100। या तो आप देखिए कोण युग्म से इसे 80 कर लीजिएगा, या फिर जो ये कोण होगा ये बाह्य कोण होगा, किसके लिए, इसके लिए, तो हम ये कहेंगे अंतराभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है ये बाह्य कोण, तो 80 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यहाँ पे आ जाएगा 75, क्योंकि 180 करना है हमें। अब ये वाला जो कोण होगा ना, ये पूछा था, तो हम कहेंगे ये अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर हो जाएगा 105। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसे भी देखिए कोण योग मान के, ये अगर 75 है तो ये फिर 180 होता है, देखिए कोण योग का मान, तो ऐसे भी 105 डिग्री निकल के आ जाता, कैसे भी कर लेते हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, 2 सरल रेखाएं दे रखी है, AB कौन सी है, ये रही, और CD ये रही, तो ऊपर काटती है, ठीक है काट रही है। यदि AOC 50 है, AOC ये अगर 50 है तो BOC यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो रेखा कोण युग्म से कर लीजिएगा, अगर ये 50 है, 180 में थे, अगर 50 जाएगा तो कितना बचेगा 130, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेखा कोण युग्म का मान है 180 होता है। ये क्वेश्चन कुछ ट्रिकी है, ठीक है, इसे दिमाग से करना होगा। ये कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण दे रखा है 17 मीटर और उसका परिमाप दे रखा है 40 मीटर, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या लंबाई गुणा चौड़ाई ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। तो आप एक काम कीजिएगा, हम एक आयत बना लेते हैं जिससे आसानी होगी, और डायरेक्टली मैं तो बता देता वैसे भी। देखो ये 17 मीटर दे रखा है विकर्ण, ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप होता है आयत का, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई,
ये कितना दे रखा है 40। और अगर हम इस 2 से काटते हैं तो एल प्लस बी का मान कितना आ गया, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई जो परिमाप है वो आ गया था आपका 23 मीटर। अब यहाँ तक कर लिया। अब हमें केवल विकर्ण दे रखा है, देखो हमें आंसर पे जाना है ना, तो कुछ चीज़ दे रखी तो उसी के इंडिकेट के आधार पे चलना होगा आगे। तो हम कहेंगे खेत का यानी खेत या आयत का विकर्ण दे रखा है, विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 17। अगर अंडर रूट को उठाएंगे तो इसका आप 17 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 289 और ये हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपकी समझ में आ रहा होगा, ये मैंने क्या किया, इस अंडर रूट को हटा दिया, इधर की तरफ जाएंगे तो ये आपकी डबल बार हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं संख्याएं। तो इसका गुणा करेंगे तो 289 हो गया। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एल प्लस बी यानी जो एल प्लस बी है लंबाई प्लस चौड़ाई, या ए प्लस बी कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ इस प्रकार का एल बी होगा ये, ठीक है। इस प्रकार का ये फॉर्मूला होता है, यानी एक तरह से एक सर्व समीकरण होती है, ए प्लस बी कर लीजिएगा या एल प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा। अब इसमें जो चीज़ दे रखी ना वो देखिए, एल प्लस बी का मान कितना दे रखा था हमारे यहाँ, ये आया था 23 मीटर। इस 23 का वर्ग कर दीजिएगा, ठीक है। एल प्लस बी का यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, तो इसका मान कितना आया था, ये आया 289। देखिएगा हमने कहा ना खेत का जो विकर्ण था उस आधार पे, तो इसका हो जाएगा 289। हमें मान निकालना है ये वाला, और 23 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 3 3 9 और 3 4 12 यानी 529, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये 2lb है ना, l इंटू बी यही क्षेत्रफल है, तो अब क्या करेंगे, इसे इससे घटा देंगे 529 में से 289, तो ये करीबन आ जाएगा 240 बराबर 2lb, तो 2 से काटेंगे तो 120 lb, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल आया था, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यही lb हो जाएगा, तो 120 राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए मैंने किया कैसे है। हमें दे रखा था खेत का एक तो विकर्ण दे रखा था और उसका परिमाप दे रखा था, और हमें क्षेत्रफल बताना है खेत का, यानी खेत मीन्स आयत का। तो हमें देखो लंबाई चौड़ाई और विकर्ण दे रखा, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो हमने 2 से काट के ये एल प्लस बी कर लिया था 23 मीटर। अब खेत का हमें विकर्ण दे रखा था, क्या दे रखा था 17 मीटर, और ये विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो हमने अंडर रूट हटाया, तो इसका कह सकते हैं एक तरह से गुणा हो जाएगा 17 से 17 का, क्योंकि अंडर रूट हटाएंगे तो इधर की साइड इसका वर्क करना होगा, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया 289 को 17 इंटू 17 करने पर। अब क्या किया हमने, एल प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा या ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, उस आधार पर ये निकल के आता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सर्व समीकरण है एक तरह से। तो इसके आधार पर हमने जो हमारे पास जो डाटा था ना वो फिट कर दिया बस इसमें, और जिसको निकालना था वो हमें क्षेत्रफल निकालना था 2lb, और लास्ट में जाके इसका मान 120 आ गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं की जो लंबाई है, लंबाई का योग है वो सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। नेक्स्ट है, अगर 2 घनों का आयतन दे रखा है 27:64, तो इसके संपूर्ण प्रश्नों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार के सवालों का एक तरीका ये होता है, ये घनों का आयतन दे रखा है, सीधी इनकी भुजा निकालिएगा, तो इसका घन क्यों करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसका करेंगे तो 4। अब ये जो अनुपात आया है इसका आप वर्ग कर दीजिएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 16, यही राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। गणित विज्ञान है, यानी गणित विज्ञान है कैसा है, एक तो गणनाओं से संबंधित, ये तो फर्स्ट आंसर की आई थी तब माना था, फिर रिवाइज आंसर की आई तो स्थान भी माना, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। ये कह रहा है गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किससे संबंधित है, तो ये आपके हॉकवेन से संबंधित है, हॉकवेन, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, विज्ञान सिंह द्वार, अगर किसी में सिंह और द्वार आ जाए, सिंह और द्वार, तो फिर वो आपका रोजर बेकन से संबंधित हो जाएगा, जो 1 नंबर दे रखा है ना ऑप्शन, इससे संबंधित, क्योंकि ये परिभाषा है शायद 2011 के पेपर में या फिर 12 के में पूछा गया था। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है, आगे देख लेते हैं, ये तो इंग्लिश में दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें से बताना है प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है, अगर देखें तो इन सभी में मानसिक ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है मनुष्य के जीवन की गतिविधियों का
गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह क्या है? तो हम कहेंगे आर्थिक रूप से जो भी चीज़ें हम रोजाना की बर्रा की चीज़ों में यूज करते हैं, चाहे मार्केट जाना हो वहाँ पे भी यूज करते हैं आर्थिक चीज़ों का, ये घर परिवार में जो भी चीज़ें होती है वो भी। तो हम गतिविधि के आधार पर देखें तो आर्थिक राइट आंसर हो जाएगा। जो मूल्यांकन होता है उसका निकटतम संबंध किससे होता है? वो उद्देश्यों से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है? तो हम कहेंगे इनके उद्देश्यों का ही अंतर होता है। ठीक है, ये तो अचीवमेंट टेस्ट होता है, ये नैदानिक होता है, ये कमी या कारणों को जानता है, ये सीधा परफॉर्मेंस बताता है, तो उद्देश्यों का अंतर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो हम कहेंगे ये सभी होंगे, या आप ऐसे अथवा में अच्छी परीक्षण बोल दीजिएगा या उत्तम परीक्षण बोल दीजिएगा, ये कुछ न किसी भी प्रकार से आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये फ्री का नंबर होता है एक तरह से। अगर रट्टा मान लेंगे 4-5 चीज़ें हैं, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, तो ये शब्द रट लो, एक नंबर पक्का हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? और बजट बनाना इसका कोई कार्य नहीं होता है। बाकी योजना बना सकता है, टीचिंग करा सकता है और किसी को गाइडेंस कर सकता है, लेकिन बजट बनाना इसका काम नहीं होता है। ना बजट बनाना, ना पल्स पोलियो में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग लेना, इनका काम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है इसमें से, तो वो होगा आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी प्रत्यक्ष अनुभव सबसे बेस्ट रहेगा। संख्या दे रखी है 3 की घात 98 को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो वो 4 बचेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि 4 माइनस कोष्टक 2 माइनस 9 का ऑब्लिक करके, यानी ऑब्लिक मीन्स ये है कि कोष्टक पे 0 है प्लस 3 की पावर 2 भाग 1 प्लस 3 किसके बराबर होगा? अब देखें क्या, अब इस पे 0 हो गया था, इसका मान 1 ही हो जाएगा, इसे हटा दीजिएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 1 हो गया प्लस ये 9 हो जाएगा, भाग देंगे 1 का तो यही रहेगा प्लस 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 12 15 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है 10,000 10 इकाई और 10 दाई बराबर होते हैं, तो ये इसकी बराबर हो जाएंगे, ये 10,110 के। नेक्स्ट है कि 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या। तो आप ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे? 10 दिन में, तो 10 दिनों का मतलब है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और 60 मिनट होती है घंटे में, तो इसे गुणा करेंगे तो करीबन 144 आएगा। अब ये कह रहा है कि घंटों में मिनटों की संख्या के बराबर, यानी अब ये एक काम कीजिएगा, ये कह रहा है कि इतना सेकंड में कितने घंटे बनेंगे, ऐसे कह सकते हैं। तो ये काम कीजिएगा, इनमें से अगर देखो ऐसे करिएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर 4 को लीजिएगा, 4 मीन्स ये 3 नंबर ऑप्शन लीजिएगा, 4 × 60 कर लीजिएगा, क्योंकि 4 घंटों में मिनट होती है 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इन्हें गुणा करेंगे तो यही 144 आएगा, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भिन्नता सबसे छोटी है? आप सभी में 0 लगा के भाग दे लीजिएगा या फिर डायरेक्टली पॉइंटों में यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो इसमें से सबसे छोटी होगी वो होगी 10/11। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये कहेंगे जो -3 है ना, वो -16 से बड़ी है, तो ये बात सही है। ठीक है, जितनी माइनस में होती जाएगी वो संख्या उतनी छोटी होती जाएगी, और जितनी माइनस में 1 2 होती है ना, वो सबसे बड़ी संख्या होती है। नेक्स्ट है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जो पूर्ण वर्ग हो और 10 12 और 15 18 से विभाज्य हो। तो इनका एलसीएम ले लीजिएगा, इनका एलसीएम आएगा 9 से, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि 256 की पावर दे रखी है आपकी 0.16 इंटू 16 की पावर दे रखी है 0.18 का मान होगा। एक काम कीजिएगा, ये तो हो जाएगी 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात कितनी हो जाएगी जी, करीबन हो जाएगी 8, 2 की पावर हो जाएगी 8, और ये 0.16 दे रखा है इंटू ये 2 की पावर 4 हो जाएगी, और वो ये दे रखा है 18। एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा, अगर आदर समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ये बात तो आप भी जानते होंगे। नहीं, ये अभी नहीं करेंगे, यूँ नहीं करेंगे क्यों, फिर तो लफड़ा पड़ जाएगा इसमें। आप ये काम कीजिएगा, जो घातें ना जैसे 2 की पावर 8 है और ये कोष्टक के 12.16 है, आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इनमें, तो ये 2 की पावर हो जाएगी 8 से 48 यानी 1.28। दूसरे में अगर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18
18 चौका कितने होते हैं 72, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0.72। अब ये कर लीजिएगा, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो आधार 2 है और घातें जोड़ेंगे तो ये कितनी थी 1.28 और ये थी 0.78, जोड़ेंगे तो 2 आएगी, यानी इसका 4 आंसर आएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 अगर इसका वर्ग करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, इनका एलसीएम दे रखा है 84, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बराबर हो जाएगी 84 के, तो भाग देंगे 12 7 84। इस जो अब आया ना इसका गुणा करिएगा, बड़ा अनुपात दे रखा है उससे 7 चौका 28, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी। सबसे छोटी संख्या पूछता था 7 21 21 बन के आती, ठीक है, तो इस प्रकार 28 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये बट्टी में दे रखी संख्या 1/3 2/9 5/6 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा, यानी लघुत्तम समाप्ति क्या होगा। तो इसमें एक नियम होता है कि जो बट्टे में होती है ना या भिन्न में होती है जो संख्या है, तो उनमें क्या होता है ऊपर वाला जो पूछा जाता है ना वो लिया जाता है। जैसे एलसीएम की बात कर रहा है तो 1 2 5 और 1 2 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20। नीचे का जो डाटा होता है इनका लिया जाता है एससीएम, तो एससीएम कितना आएगा, इनका एससीएम कितना आएगा, देखो इसमें 3 कॉमन है तो वो 3 ही आ जाएगा फिर, ठीक है ना, 3 ही आ जाएगा 20/3, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 116 बार है, वो इस प्रकार पूछा है, 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 7, तो 3 × 7 करेंगे तो 21 आ गया संख्याओं का योग। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 × 4 करेंगे तो 8 आ गया। तो तीसरी संख्या का होगी, 2 संख्याओं का तो आ गया 8 से 21 में से 8 घटा देंगे तो ये तीसरी संख्या का क्या है वो आ जाएगी। तो ये घटाएंगे तो कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी 12 और 13, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ये कह रहा मोहन ने कोई ये 2,50,000 में कोई चीज़ खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो इस कारण में कितने % लाभ। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो करीबन ये 98,000 आएगा, ठीक है। ये क्या है लाभ है कितने पर 2,50,000 पर, और इंटू करेंगे आप 100, 2 0 से 2 2 से 2 और 25 से काटेंगे तो करीबन 39.2% आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 144 पेन परिणाम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत। तो आप एक काम कीजिएगा, ये तो एस पी दे रखा है 144, तो और 6 पेनों के विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है, तो इसका मतलब सी भी कितना रहा होगा 150। कितने की हानि 6 की, कितने पर, यानी 6 की हानि तो हो रही है क्योंकि सी पी का मतलब ये क्रय मूल्य है। कोई चीज़ आपने 150 की खरीदी और 144 की बेच दी, ये विक्रय मूल्य है, तो इसका मतलब क्या होगा आपको हानि हो गई कितनी 6 रुपये की, कितने पर 150 पर, यही क्रय मूल्य नीचे आएगा। और मल्टीप्लाई कर दो 100 से 1 0 से 1 5 से 5 दूनी 10 5 3 15 2 और 3 से ये कट जाएगी 3 दूनी 6, यानी हम कहेंगे 4% की आपको ओवरऑल हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है साधारण ब्याज की दर से किसी धन को 10 वर्ष का ब्याज है, ब्याज उस धन का 2/5 है, यानी इसका मतलब समझ रहे हो, ये ऊपर दे रखी ब्याज है और जो ये नीचे दे रखा है ये आपका धन है, धर्मी से देखो मूलधन दे रखा है आपको 5 और ब्याज दे रखी यानी SI, ब्याज दे रखी 2, टाइम दे रखा है आपको 10 वर्ष। अब एक चीज़ जानते हो SI बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर होता है PTR/100 होता है ना। अब जो चीज़ दे रखी है वो रख दीजिएगा, जैसे कि ब्याज दे रखी है हमें 2 बराबर, मूलधन कितना दे रखा है 5, टाइम दे रखा है 10 और हमें दर पूछी है क्योंकि दर नहीं दे रखी है, ठीक है। बट्टी में आ जाएगी 100, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसे, तो ये 200 बराबर हो जाएगी 50 × R, 50 से काटेंगे तो ये 4 बार, यानी रेट आई 4% निकल के, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कितने वर्षों में 12% की ब्याज की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज है वो 1080 हो जाएगा। तो ये सिंपल ही है, कैसे सिंपल है, साधारण ब्याज बराबर होता है यानी SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं इसे साधारण ब्याज को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, SI बराबर होता है PTR/100। PTR का मतलब ये का, P का मतलब मूलधन, T का मतलब सम, R का मतलब रेट, ठीक है। अब ब्याज दे रखा है हमें यहाँ पे 1080 बराबर और मूलधन दे रखा है 3,000, तो 3,000, समय कितना दे रखा है दे नहीं रखा है तो T रखेंगे, दर कितनी दे रखी है 12, बट्टी में 100। एक काम कीजिएगा 2 0 से 2 काटिएगा, ऊपर हो जाएगा। अब ये काम कीजिएगा, क्या कीजिए इस 0 से इसे काटिएगा वो बराबर में, 3 से इसे काटें 3 तरफ तिरछा घटा रहे, 12 से काटेंगे तो 3, यानी हम कहेंगे ओवरऑल टाइम निकल के आया है 3 वर्ष या 3 ईयर, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा।
तो इस प्रकार हमने जो भी मैथ के क्वेश्चन थे आपके जो आए थे, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन तो कंटेंट और 10 क्वेश्चन टीचिंग में। तो इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।